राजस्थान में 2023 के बाद कभी दंगे नहीं होंगे। कांग्रेस के शासन में वर्ग विशेष के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है, जो कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध होगी। यह बात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने रविवार को भीलवाड़ा में भाजपा और हिंदू संगठनों के धरने की समाप्ति के दौरान कही। इससे पूर्व पूनिया ने सांसद सुभाष बहेड़िया के भाषण पर चुटकी लेते हुए कहा कि बहेड़िया जी कभी लंबा भाषण नहीं देते, आज फिर भी वह 2-4 लाइनें ज़्यादा बोल गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जागरूक जनता कभी 5 साल का इंतजार नहीं करती। उन्होंने भीलवाड़ा के हिंदू संगठन व लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि भाजपा व हिंदू संगठनों के मजबूत आंदोलन के आगे प्रशासन को घुटने टेकने पड़े हैं। आगे भी जरूरत पड़ी तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा, अभी धरना समाप्त हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जब तक आदर्श की हत्या के शेष आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक भाजपा चुप नहीं बैठेगी। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय सुभाष बहेड़िया जी को छोटा भाषण देने के लिए धन्यवाद। वैसे भी ये इतना ही देते हैं, आज 2-4 लाइन और थोड़ी ज्यादा दे दी। मैं सबसे पहले भीलवाड़ा के समग्र हिंदू समाज को और सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं। जैसा देश के एक बड़े राजनीतिज्ञ हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। इसका मतलब ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जायज बातों के लिए, अपनी उचित मांगों के लिए सड़क पर उस लोकतंत्र की ताकत का इतना दम पैदा किया जाए कि कोई भी निरंकुश सत्ता और प्रशासन को उन बातों को स्वीकार करने के लिए घुटने टेकने पड़े, जो भीलवाड़ा की जनता ने प्रशासन से, सरकार से करवाया। इस धरने में कितने दिन बताए? धरने का तो 11वां है, लेकिन मैं विठल जी की बात से सहमत हूं। आप सब लोग यदि सहमत हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस का 12वां है। फाइनल है। कईयों को ब्रह्म भोज की आदत होगी तो राजी हो रहे होंगे। देखिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ का लोकतंत्र सबको आजादी देता है, अभिव्यक्ति की भी, पूजा पद्धति की भी, यहाँ रहने की, खाने की, गाने की। लेकिन यहाँ जिन बातों की चर्चा हुई है वो एकदम से पैदा नहीं हुई। उसमें इतिहास के वो तथ्य हैं जिसका नई पीढ़ी को लगातार वो दंश झेलना पड़ता है। ये सब जानते हैं कि सुंदर और सनातन देश है। यहाँ पुर्तगाली भी आए, पारसी भी आए, ईसाई भी आए, मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए। दुनिया की शायद कोई ऐसी धरती होगी जो इस तरीके से किसी को स्वीकार करती हो। उसने अलग अलग पंथ को, मजहब को, संस्कृतियों को, सबको समाहित किया, सबको स्वीकार किया, यहाँ उनको छाया दी, जगह दी। और इसलिए दुनिया में भारत की यही खूबसूरती थी कि अलग अलग तरीके के लोग यहाँ आते थे। कोई व्यापार के लिए आता था, कोई रिहायश के लिए आता था। लेकिन इतिहास का वो तथ्य यह है कि जब मुगलों से संघर्ष हुआ, अंग्रेजों से संघर्ष हुआ, देश आजाद हुआ, तो जो नाम और अनाम शहीद हो गए, उनकी कल्पना थी कि हम लोगों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, वो स्वर्ग में होंगे, उस समय खुश होते होंगे कि जिस बात के लिए चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी श्रृंखला है।
तो जब देश आजाद हुआ तो उनको कदाचित ये खुशी हुई होगी कि उनके बलिदान सफल हुआ, सार्थक हुआ, और अब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान उसी तरीके से तरक्की करेगा। लेकिन दुर्भाग्य जुड़ा उसके साथ, देश का विभाजन हुआ और विभाजन की पृष्ठभूमि गांधी जी के जिद से लिखी गई, नेहरू और जिन्ना की महत्वाकांक्षा से लिखी गई, और इसी अखंड देश के दो टुकड़े हुए। और उसके बाद की लगातार जो कहानी है कि सत्ता के लिए, अभी सुभाष जी, विठल जी, तमाम लोग एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तुष्टीकरण का। इस तुष्टीकरण की राजनीति ने, विभाजन के बाद उस वोट बैंक की राजनीति ने कांग्रेस को सत्ता पे तो बेशक रखा, लेकिन हिंदुस्तान के उस चरित्र को खत्म करने की कोशिश की। और धीरे धीरे ऐसी घटनाएं घटित होती चली गई। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की गुलाम हो गई, उस तुष्टीकरण की राजनीति की शिकार हो गई, और परंपरागत रूप से एक लंबा हिस्सा देश इन्हीं समस्याओं से जूझता रहा। मुझे भी कुछ दिन पहले दक्षिण भारत की एक शोध छात्रा मिली। उसने विदेश की धरती पर एक शोध किया, रिसर्च की उसने। उसका कंटेंट और किताब के रूप में, पुस्तक के रूप में आएगा, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि दक्षिण की उस लड़की ने कहा में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की तो बात होती है, लेकिन क्या हिंदुस्तान के जाए हिंदू के, हिंदुस्तान के बहुसंख्यक लोग नहीं है जिनका मानवाधिकार नहीं। और इस पक्ष को देखना होगा तो किसी ने कश्मीर फाइल देखी होगी, तो कश्मीर की घाटी में उस अन्याय को, उस अत्याचार को, अनाचार को जिन्होंने आंखों से देखा होगा, किसी का खून खोल उठता होगा, किसी के आंसू नहीं रुकते होंगे। ये तो कश्मीर घाटी की एक वानगी है, पर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ, इससे कौन इनकार करेगा कि जयपुर की, भीलवाड़ा की, जोधपुर की, नागौर की और हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में इस तरीके के उन गलियों में घटित नहीं होता होगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है कि बीजेपी के लोग दंगा करवाते हैं। मेरा उनसे सवाल है कि जब कांग्रेस पार्टी आती है तो अल्पसंख्यकों का संरक्षण और उनको अपराध की खुली छूट क्यों दी जाती है, और बहुसंख्यकों के साथ अत्याचार क्यों होते हैं? इसका कोई जवाब हो तो बताए। मैं लगातार संपर्क में था, जानकारी मिली कि किस तरीके से बारात पर पथराव, किस तरीके से जुलूस पर पथराव, किस तरीके से शांतिपूर्वक सड़क पर जाते हुए किसी हिंदू युवक के साथ ज्यादती, एक लंबी फहरिस्त है। और अब तो अति हो गई, और इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस इस तुष्टीकरण से आत्मघात कर रही। ये ठीक है कि लोकतंत्र में, राजनीति में विपक्ष का वजूद होना चाहिए, राजनीतिक दलों का अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन खुद कांग्रेस अपने अस्तित्व को मिटाने पर तुली हुई है तुष्टीकरण के कारण। अभी सुभाष जी जिक्र कर रहे थे, हिंदुस्तान में सिमी नाम की एक संस्था काम करती थी, उस पर प्रतिबंध हुआ, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। अब एक नया प्रतिरूप आ गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई। मुख्यमंत्री जब पीएफआई की इस तरीके की बात करते तो मुझे ध्यान आता है, यही सरकार, यही मुख्यमंत्री, यही गृह मंत्री हिंदू नववर्ष और रामनवमी के 17 जिलों में प्रतिबंध लगाता है, धारा 144 लगाता है। हजारों कार्यकर्ताओं पर, आम लोगों पर 107 और 16 की कार्रवाई होती है। उनके पुराने मुकदमे खोले जाते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है,
और कोरोना के कालखंड में प्रोटोकॉल को तोड़कर उसी पीएफआई को हिजाब के मसले में कोटा में उनको रैली और जुलूस की इजाजत दी जाती है। ये तो सबके सामने है, यह आरोप नहीं है, सत्य है ये। इसको राजस्थान की पूरी जनता ने देखा है। इसलिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति, कांग्रेस की बहुसंख्यकों पर अनाचार और अत्याचार की राजनीति और कांग्रेस की अल्पसंख्यकों को संरक्षण की राजनीति, ये कांग्रेस के आत्मघात की राजनीति है। और इसीलिए मैंने कहा कोई और कारण नहीं है, यही कारण है जिसने कांग्रेस के 12वें की दशा तय कर दी। और ये बौखलाहट साफ है। सिद्धांत की बात करता हूं, करने का अवसर मिला, इनसे पूछे कि दिया क्या है। इस देश में सहूलियत के नाम पर यदि शौचालय कोई देता है, मोदी जी बनवाते हैं। जनधन के खाते खुलवाएं तो मोदी जी खुलवाएं, धुएं से मुक्ति दिलवाएं, उज्ज्वला दे तो मोदी जी दे, हिंदुस्तान के 3 करोड़ लोगों को सर पे छत देने का काम करें तो मोदी जी दे। और तो और देश के 2 बड़े मसले थे, 500 वर्षों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान हुआ। इस भारत की धरती पर राम के पवित्र जन्म स्थान पर, राम जी के स्थान पर राम जी का मंदिर यहां नहीं बनता, तो इटली में तो बनने वाला नहीं था। नेतृत्व सबल होता है, नेतृत्व सक्षम होता है, नेतृत्व समर्पित होता है। तो उस 500 वर्षों के संघर्ष को, लाखों लोगों के बलिदान का सम्मान किसी ने किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से अयोध्या की पावन भूमि पर भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास से किया। भीलवाड़ा के किसी चौपाल पर बैठकर गांव का, शहर का व्यक्ति चर्चा करता था कि क्या कोई माइका लाल पैदा होगा जो कश्मीर में आतंकवादियों पर नकेल कसेगा। जो दृश्य था वो कांग्रेस की देन था। भारत की धरती पर जहां तिरंगा फहराना गुनाह होता था, वंदे मातरम और भारत माता के नारे पर पहरा था, प्रतिबंध था, संविधान का और तिरंगे का अपमान होता था। इस बात का देश साक्षी है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने अनुच्छेद 370 को हटाकर उन्हीं आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़कर बताया। एक वो नेतृत्व है, एक ये नेतृत्व है। और इसलिए उनको पेट में दर्द होता होगा कि बीजेपी के लोग कांग्रेस मुक्ति की बात क्यों करते हैं। भैया आप तो खुद ही मुक्त होना चाह रहे हैं। अभी उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ और चिंतन शिविर में जानकारी आई कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। मुझे अखबार के लोगों ने पूछा कि आपकी क्या राय है। मैंने कहा मैं इनकी राय का समर्थन करता हूं, जितनी जल्दी बना दिया जाए, क्योंकि वो जहां जहां जाते हैं वहां बीजेपी की सरकार बनती है। जिस पार्टी का कोई सिद्धांत, नीति, विचार, संगठन, व्यवहार, वो सब खत्म हो गया हो। ये फैसला तो भारत की और जनता ने किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, जो कांग्रेस पार्टी देश में एक छत्र राज करती थी, आज सिर्फ 2 ही जगह बची, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और यहां तो दुर्घटना से आई है। 0.5% का फर्क था, 99 सीटें थी। आज राजस्थान का किसान इस बात का अफसोस कर रहा होगा जिसने
इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय नेता के मुख से कहे गए 10 दिन के कर्जे माफी के वायदे पर वोट दे दिया होगा। राजस्थान के 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, नौकरी का आंकड़ा बताते 1 लाख का 69 लाख का क्या होगा पता ही नहीं। किसान भी आत्महत्या कर रहा है, नौजवान भी अवसाद में है और भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बन गया। यहां का भीलवाड़ा का जो मसला है वो केवल किसी जाति पंथ और मजहब का नहीं, वो राजस्थान की सरकार का अकर्मण्यता का, अराजकता का, क्योंकि राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान का गृह मंत्री और इस गृह मंत्री की सरपरस्ती में, इनकी अगुवाई में राजस्थान की धरती पर पहली बार 7 लाख मुकदमे दर्ज हुए। 18 बलात्कार रोज होते हैं, 7 हत्याएं रोज होती हैं। उनको रोकने में तो नाकाम है, अपना फ्रस्ट्रेशन उन लोगों पर निकालते हैं कि जो बहुसंख्यकों के हित की बात करते हैं, उन पर, निर्दोषों पर मुकदमे बनाते हैं, सोशल मीडिया के किसी पोस्ट पर प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। ये राजस्थान अनूठा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी 10,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं पर, और उसमें लगभग 200 से भी ज्यादा इस तरीके के मुकदमे हैं जो सरकार की तानाशाही से लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए, दुर्भावना से वो मुकदमे दर्ज हुए। बात यहां अफसरशाही की हो रही थी। बात ठीक है कि राजस्थान में कहावत है कि जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी, लेकिन भैया कितने दिन बजाओगे? वो जमाना चला गया जब 50 साल तक कांग्रेस का राज आता था, इसलिए अधिकारी और कर्मचारी भी उसी हवा में चलते थे। लेकिन मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग आग से खेल रहे हो और इसको सब लोग देख रहे हैं। अधिकारी कुर्सी पर बैठा हुआ वो पब्लिक सर्वेंट होता है, जनता का लोक सेवक होता है। और किन लोगों के सभी सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक संगठनों ने आदर्श तापड़िया की हत्या से लेकर भीलवाड़ा जिले में जितने ही तुष्टीकरण के और बहुसंख्यकों पर हमले की और इस तरीके के अनेकों जो वारदात हुई, उसके खिलाफ एक प्रभावी आंदोलन यहाँ चलाया। 11 दिन तक लगातार पूरे भीलवाड़ा की जनता ने उसको बड़ा नैतिक समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी उसका एक अग्रणी हिस्सा बनी और हमारे सभी विधायक, सांसद और पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने उनमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे जानकारी मिली कि आंदोलन से ताल्लुक जितने मुद्दे मसले थे उनको प्रशासन ने स्वीकार किया और इस कारण उस धरने को विराम दिया। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अनेक मुद्दों और मसलों पर जनाक्रोश के रूप में ये आंदोलन फिर से खड़ा होगा। आज मुझे निमंत्रण मिला, मैं भीलवाड़ा की जनता को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। एक तानाशाह और निरंकुश सरकार को चेताने के लिए भीलवाड़ा की जनता ने, भीलवाड़ा के नेतृत्व ने जिस तरीके से संगठित होकर एक संदेश पूरे राजस्थान को दिया है, मैं उनको अभिनंदन करने, साधुवाद देने के लिए आया हूँ। ये सत्य है कि 42 महीनों की अशोक गहलोत की सरकार में सबसे ज़्यादा किसी मोर्चे पर विफल है तो कानून व्यवस्था है। 7 लाख से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, बलात्कार और हत्याओं का सिलसिला जारी है और उस पर भी तुष्टीकरण के नाम पर कभी करौली में, कभी जोधपुर में, कभी बीकानेर में, पूरे राजस्थान के अनेक कस्बों से तनाव की खबरें आती हैं। ये सरकार की इंटेलिजेंस फेल्योर भी है, सरकार की प्रशासनिक कमजोरी भी है और इससे भी ज़्यादा सरकार के देखने के 2 चश्मे हैं। वो हिंदुओं को दूसरे नज़रिए से देखती है, मुस्लिमों को वोट बैंक के नज़रिए से देखती है।
ये मुस्लिम समुदाय को भी समझने की आवश्यकता है। इससे उनका भला नहीं होने वाला। लेकिन अशोक गहलोत जी जो 365 दिन के सियासी व्यक्ति हैं, उनको राजस्थान की जन सुरक्षा की फिक्र नहीं है, उनको अपने कुर्सी की सुरक्षा की फिक्र है और इसलिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज राजस्थान में अपराध चरम सीमा पर है। राजस्थान को उन्होंने अपराधियों की राजधानी बना दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि सर्वाधिक भ्रष्ट राज्य राजस्थान है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी संस्था कहती है कि सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में है। किसान कर्जा माफी न होने के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी जमीनें नीलाम हो रही हैं, बेरोजगार सड़कों पर है। कुल मिलाकर राजस्थान में अराजकता का माहौल है और यही कारण है कि राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं भी खूब हुई हैं और राजस्थान में लोगों के बीच में एक निराशा और भय का माहौल है। सर, जिस तरह से एमएलए आरोप लगा रहे हैं, खासतौर से कार्यपालिका पर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो आरोप अपनी सरकार पर, सरकार की मुखिया पर और उनके शब्दों में जो निराशा बयान होती है वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंतर्विरोध को उजागर करती है, क्योंकि पिछले 42 महीनों का पृष्ठभूमि है कि 42 दिन तक सरकार बाड़े में बंद रही। सरकार को अपने उप मुख्यमंत्री और पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़ा। कभी भरत सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं, कभी रामनारायण मीणा जी सदन में आवाज़ उठाते हैं, कभी हेमाराम जी धरने पर बैठते हैं। कुल मिलाकर ये अंतर्विरोध और अंतर्कलह ये कांग्रेस के लिए तो कमजोरी है ही, लेकिन इसके कारण राजस्थान की गवर्नेंस भी कमजोर होती है और इसका नुकसान राजस्थान की प्रजा को होता है। ठीक है एमएलए साहब, आज जो आंदोलन खत्म हुआ है, स्थगित हुआ है, कुछ कंफ्यूजन वाली स्थिति इस बात को लेकर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी तो आंदोलन का समापन हुआ है, लेकिन मैं प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस तरह का रवैया पिछले दिनों रहा और ये जो आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी, ऐसी परिस्थितियां फिर पैदा नहीं करे। इस सरकार को और इस प्रशासन को ये चेतावनी है कि न्यायपूर्वक जो भी घटना होती है, चाहे कोई भी करे, उन पर न्यायपूर्वक और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। अन्यथा फिर ये जो उत्तेजना है वो पैदा होगी समाज में और वो इनके लिए अब बहुत दुखदायी होगी। ये मैं इनको फिर चेता रहा हूँ। विट्ठल शंकर अवस्थी का 3 दशक का एक सार्वजनिक जीवन है, विधायक के चुनाव भी लड़े, विधायक बने भी से, 2 पर्याय खेले विधायक। क्या लगता है आपको, जिस तरह से इस आंदोलन के दौरान पिछले 12 दिन में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया होना चाहिए, वो आपको लगता है किसी भी तरह से जिम्मेदार अफसरों जैसा? मेरे को लगता है कि प्रशासन के ऊपर का दबाव था और ऊपर के दबाव में ये इनका मन भी मान रहा था कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन स्वीकार करते हुए भी वो एक्शन नहीं ले रहे थे। ये तो जो भीलवाड़ा जिले ने, जिस तरह से भीलवाड़ा शहर ने और जिले ने ऐतिहासिक बंद कराया और ये प्रशासन ऊपर से इस बारे में भी इनको निर्देश दे कि इनको भड़का के किसी तरह से इस आंदोलन की दिशा बदली जाए, लेकिन हम इनके झांसे में नहीं आए। हमने संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को चलाया और प्रशासन को आखिर में मजबूर होना पड़ा और ऊपर की सरकार को भी मजबूर होना पड़ा। आज इस सरकार में रहते हुए अगर आंदोलन को सफलता मिली है तो निश्चित रूप से ये भीलवाड़ा की जनता की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, व्यापारिक संगठनों की, सकल हिंदू समाज की एकता का परिचायक है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, स्थगित है या क्या है ये? 10 तारीख से जो आदर्श की हत्या होने के बाद में निरंतर जो आंदोलन चल रहा है और आंदोलन किस तरह से धरने के रूप और धरने के बाद में भीलवाड़ा शहर और पूरे भीलवाड़ा जिले में फैला है, उस निमित्त जो हमारी मांगे थी है 80% तक वो मांगे प्रशासन ने स्वीकार करी है और अब जो आदर्श के हत्यारे हैं उसकी जांच अजमेर रैंक के आईजी के अंडर में सौंपी गई है और उस षड्यंत्र का पूरा पर्दाफाश हो, ये हमारी मांग है। बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करे। इन सब विषयों को लेकर
आज इस धरने को समाप्त किया गया है, परंतु जब तक जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक प्रशासन से वार्ता चली रहेगी और आंदोलन के रास्ते खुले रहेंगे। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री गणेश प्रजापति।